Image formation by mirrors and ray diagram। आप लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इस वीडियो लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स एंड रे डायग्राम। मिरर्स के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले आपको रिवाइज करना होगा ऑब्जेक्ट और इमेज का डिफिनेशन। आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करते हैं, और इमेज वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, इस तरह से ऑब्जेक्ट इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, और इमेज इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। क्लियर है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज मतलब ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है सोर्स है, लाइट सोर्स है। किस तरह का लाइट का सोर्स है? इंसिडेंट लाइट के। ओके, मिरर पर आकर के जो लाइट पड़ता है उसका सोर्स हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइट। और इमेज क्या है? इमेज इज सोर्स ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। इस डिफिनीशन के साथ आप लोगों को बढ़ना होगा, ठीक है। इस डिफिनीशन के हेल्प से आप लोग इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्लियरली समझ सकते हैं। ओके, देखिए कोई ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है। ओके, ये लाइट जाकर के मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करता है, और फिर मिरर जो है उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्शन के बाद सारे रिफ्लेक्टेड रेज किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। तो अगेन जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट के होने का एहसास होता है। ओके, उस पॉइंट को हम लोग इमेज कहते हैं। ओके, समझिए जरा, ऑब्जेक्ट क्या है? इंसिडेंट रेज का सोर्स है। कहने का मतलब एक पॉइंट है जिस जगह पर इंसिडेंट रेज कंसंट्रेटेड है। तो एक्चुअली हम लोग ऑब्जेक्ट को ना देख करके लाइट को ही देखते हैं, उस पॉइंट को देखते हैं जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट रेज कंसंट्रेटेड है। तो अगेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज जब दोबारा किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हो या इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हो, तो वहां भी लाइट का कंसंट्रेशन अगेन बढ़ जाएगा। उस जगह पर भी लाइट कंसंट्रेटेड होगा जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं। तो उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के होने का अपीयरेंस होता है। ऐसा लगता है कि वहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं इमेज। ओके, तो एक्चुअली हम लोग लाइट को नहीं देखते हैं बल्कि हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हैं बल्कि लाइट को देखते हैं। उस पॉइंट को देखते हैं जिस पॉइंट पर लाइट कंसंट्रेटेड हो। यदि किसी पॉइंट पर इंसिडेंट रेज कंसंट्रेटेड हो तो उस पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट कह देते हैं, और यदि किसी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज कंसंट्रेटेड हो तो उस पॉइंट को इमेज कह दिया जाता है। ओके, इस चीज को आप लोग प्लेन मिरर द्वारा इमेज का जो फॉर्मेशन है, जो मैकेनिज्म है, उसके हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले प्लेन मिरर कंसीडर कीजिए। और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर किया ओ। अब ये ऑब्जेक्ट है तो इसका काम है लाइट इमिट करना। इस तरीके से इससे लाइट रेस निकलता है। अब इनमें से कुछ रेज जो है मिरर के सरफेस को
स्ट्राइक करते हैं। बहुत सारे रेज होंगे, मैंने सिर्फ 2 रेज दिखाए। ओके, क्योंकि आप जानते हैं रिफ्लेक्शन के बाद सारे रेज एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो ये 2 रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पर सभी रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा। ओके, तो ज़्यादा रेज बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज फिगर जो है थोड़ा ब्लर हो जाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, तो ये इंसिडेंट रेज है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि इंसिडेंट रेज का सोर्स है। अब रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करना होगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो हमने यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा होना चाहिए। तो इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अल्फा है। और सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा है, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज ये एक ही प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में। ओके, अब जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग पता कीजिए। तो रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होता है, इस पॉइंट को इमेज कहा जाएगा। और आपको पहले मैं बता चुका हूं, यदि रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हो तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, और यदि रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हो तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये इमेज कैसा है? वर्चुअल। ओके, हमने देखा इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। ओके, हमने भी क्या देखा? इमेज फॉर्मेशन of a point object by a plane mirror. ओके, अब प्लेन मिरर के कारण जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा उसका प्रोसेस आप लोगों ने देखा। इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए हमने लाइट रेज का हेल्प लिया है, और लाइट रेज के हेल्प से हमने एक डायग्राम बनाया है, एक पिक्चर बनाया है। इसे कहा जाता है रे डायग्राम। क्या है ये? रे डायग्राम, जो कि इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको रे डायग्राम क्या होता है। अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के कारण जो इमेज बना उसका नेचर क्या है और वो कहाँ बना है, ये हम लोग पता करना चाहते हैं। ओके, अब देखिए, सपोज यहां से आप एक रे लेते हैं जो कि नॉर्मली इंसिडेंट होता है प्लेन मिरर पर। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रेज रिट्रेसेज इट्स पाथ। ओके, तो ये रे नॉर्मली इंसिडेंट होता है, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए रिफ्लेक्टेड रे जो है अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वापस चला जाता है। ओके, अपने पाथ को रिट्रेस करता है। अब इसका भी इंटरसेक्शन आप लोग दिखाएंगे यहां, राइट। अब ये तो एम है, ओ है, इस पॉइंट को आप एम मान लीजिए और इस पॉइंट को आप एन मान लीजिए। यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखिए, यदि ये अल्फा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये अल्फा होगा, और इस कारण से ये एंगल
90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। अब आप लोग देखिए, ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा, फिर एम एन कॉमन, और ये एंगल एन जो है 90 डिग्री दोनों ट्राइंगल में। ट्राइंगल ओ एन एम और ट्राइंगल आई एन एम की यदि हम लोग बात करें तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और साइड एम एन जो है वो कॉमन है, और इसलिए ट्राइंगल ओ एम एन कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल आई एम एन का। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के हेल्प से। और यदि ऐसा है तो ओ एम इज इक्वल टू आई एम होगा। ओके, ओ एम इज इक्वल टू आई एम होगा। ओ एम क्या है, सॉरी एम नहीं, मुझे ओ एम लिखना था, ठीक है। वैसे ओ एम इक्वल आई एम भी होगा, ठीक है, लेकिन मुझे जरूरत जो है वो मैं लिख रहा हूँ, ओ एन इज इक्वल टू आई एन। ओ एन क्या है, ओ एन है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आई एन क्या है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। क्या पता चला आपको, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल है। कहाँ बन रहा, मिरर के पीछे बन रहा, और उतना ही डिस्टेंस पे बन रहा है जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। ओके, तो ये है प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर के द्वारा बने इमेज के। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल। कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, है ना, ये पोजीशन मैंने लिखा है, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। इमेज बन रहा है कहाँ, इमेज का पोजीशन क्या है, मिरर के पीछे, उतना ही डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज जो है वो वर्चुअल है, राइट। ये किसके लिए, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन देखा। ओके, अब हम लोग एक लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझेंगे इस तरीके से। जैसे ये मार्कर पेन है ना, इस ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ये हम लोग समझेंगे। ओके, इमेज ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। एक लीनियर ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो, चलिए प्लेन मिरर कंसीडर करते हैं। फिर इसके सामने एक लीनियर ऑब्जेक्ट, एक लाइन ऑब्जेक्ट रखते हैं, ए बी। अब ये है लीनियर ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। ये पॉइंट, इसके नीचे ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, तो बहुत सारे पॉइंट्स का ये कलेक्शन है इस तरीके से। अब हर एक पॉइंट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानिए और उसका इमेज बनाइए, है ना। हर एक पॉइंट इसका इमेज बनाइए, फिर इसके नीचे वाले पॉइंट का इमेज बनाइए, उसी तरीके से हर एक पॉइंट का इमेज बनाइए, आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट का इमेज मिल जाएगा। तो हम लोग उतना मेहनत नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ टॉप का और बॉटम का इमेज बनाएंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉटम का इमेज बनाते हैं। तो ये जो बॉटम पॉइंट है, यहाँ से एक रे मैंने नॉर्मली जो है इंसिडेंट करवाया है, नॉर्मली गिराया है मिरर पर, और एक इंक्लाइन रे है, ठीक है।
तो जो रे नॉर्मली गिरा है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है, और जो रे इंक्लाइंड है उसके लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना होगा। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा ही होगा। तो हुआ क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा होगा, और इस तरीके से ये रे वापस चला आता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब एक रिफ्लेक्टेड रे का ये रहा डायरेक्शन, और ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इस ओर इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन इनका सोर्स हमें यहाँ पीछे कहीं पता चल रहा है। तो चलिए इनका सोर्स पता करते हैं, मतलब किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं वो हम लोग पता करते हैं। ये मिला रिक्वायर्ड पॉइंट। आपने किसका इमेज बनाया है, पॉइंट बी का, है ना, बॉटम का। तो पॉइंट बी के इमेज को मैं बी डैश से डिनोट कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग टॉप का यानी कि पॉइंट ए का इमेज बनाते हैं। तो एक रे जो है नॉर्मली इस पे गिराते हैं, जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। और एक दूसरा रे इस तरीके से इंक्लाइन रखते हैं, ओके। सपोज ये एंगल बीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको बीटा ही मिलेगा। इस तरीके से बीटा एंगल बना करके ये रिफ्लेक्टेड रे निकलता है। अगेन पहला रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन इधर कहीं इनका सोर्स मिलता है, इधर कहीं ये इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं वहां पर पॉइंट ए का इमेज बनेगा, जिसे मैं ए डैश से डिनोट कर देता हूं। तो इस तरीके से आपने टॉप और बॉटम का इमेज बना लिया है, ठीक है। और अब इसे जो है डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट का इमेज मिल गया, ठीक है। यहाँ का इमेज यहाँ बना, इसके नीचे वाले पॉइंट का इमेज इसके नीचे बनेगा, फिर उसके नीचे वाले पॉइंट का इमेज इसके नीचे बनेगा। तो हर एक पॉइंट का इमेज यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। हमने सिर्फ टॉप पॉइंट ए और बॉटम पॉइंट बी का इमेज बनाया, ओके। तो इस तरीके से जो है प्लेन मिरर के द्वारा एक लीनियर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज का नेचर क्या है, तो क्लियर है, इमेज जो है वो वर्चुअल ही बना है ना। इमेज कैसा बना है, इमेज वर्चुअल बना, और ये उल्टा है या सीधा है, तो यहाँ ए ऊपर है, ए का इमेज ऊपर है, बी नीचे है, बी का इमेज नीचे है, यानी सीधा बना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है। और साइज के बारे में आपका क्या कहना है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज या ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज या सेम साइज का है। देखिए, तो ये दोनों रेज नॉर्मली इंसिडेंट होते हैं। तो कहने का मतलब ये ए डैश और बी डैश पैरेलल, लाइन ए डैश्ड और लाइन बी डैश्ड एक दूसरे के पैरेलल है। और यदि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका मतलब ए बी और ए डैश बी डैश ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज का ही है, ओके। नेचर ऑफ इमेज, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है। और कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना ये इमेज।
और डिस्टेंस क्या है। तो अगेन आप लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल मिलेगा। ओके, तो बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस as the object distance. इमेज मिरर के पीछे बना है, ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आपने रे डायग्राम के हेल्प से देखा प्लेन मिरर के द्वारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर के द्वारा एक लीनियर ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए अगेन हम लोग हेल्प लेंगे रे डायग्राम का। वैसे ऑब्जेक्ट से किसी भी दो इंसिडेंट रेज को आप फॉल करा सकते हैं मिरर पर, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यानी हम लोग जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टोटल 4 रेज हैं जिन्हें रिकमेंड किया गया है, जिनका यूज जो है आसान होता है, कन्वीनियंट होता है। ओके, तो वो 4 रेज कौन कौन से हैं देखते हैं। ये कनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। आप लोग अब जान चुके हैं प्रिंसिपल फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्टली बीच होता है, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस, एक पैरेलल बीम जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर आकर पड़ता हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाता है प्रिंसिपल फोकस पर। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस के डिफिनीशन से जो है हमें एक प्रकार का रे मिल जाता है, राइट। और हम लोग प्रिंसिपल फोकस के बारे में जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस जो है सी और पी के एग्जैक्टली बीच में होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सी हम लोग कहाँ ड्रॉ करेंगे, इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आप लोग बस आर्बिट्रेरीली एक मिरर बनाइए और कहीं भी आप अपने सुविधा के अनुसार जो है कहीं भी आप सी एज्यूम कीजिए और एफ जो है सी और पी के एग्जैक्टली बीच में बनाइए। अब एग्जैक्टली करने का मतलब आपको स्केल से नाप कर बनाना नहीं, आप अंदाज से बना सकते हैं। ओके, तो पहला रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है। और यही यदि कन्वेक्स मिरर में कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होता है कि वो रे प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। ओके, ये कन्वेक्स मिरर है जिसका ये फोकस पोल हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और ये प्रिंसिपल फोकस हुआ। अब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है इस तरीके से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होगा कि ये रे जो है रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। इस रिफ्लेक्टेड रे का सोर्स जो है वो प्रिंसिपल फोकस है। ओके, तो ये पहला टाइप का रे हो गया। दूसरा टाइप का रे आप लोग देखिए, दूसरा टाइप के रे को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझना होगा। ओके, देखिए बहुत सारे रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस के बाद भी जब लाइट रे को फाइनली किसी मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंस कराया जाता है, नॉर्मली फॉल कराया जाता है, तो वो लाइट रे अपने कंप्लीट पाथ को रिट्रेस कर जाता है। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बताया मैंने, बहुत सारे रिफ्रैक्शंस और बहुत सारे रिफ्रैक्शंस के बाद भी यदि लाइट को
किसी मिरर पर नॉर्मली फॉल कराया जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने कंप्लीट पाथ को रिट्रेस कर लेता है। मैं फिगर बना करके इसे समझाता हूँ। सपोज मान लीजिए ये कि लाइट रे इस तरीके से यहाँ गुजर रहा, यहाँ पर एक मिरर मिलता है जिससे कि ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मिरर हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जिससे कि ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में। और सपोज ये किसी तालाब वगैरह में एंटर करता है, ये वाटर सरफेस है, तो कहने का मतलब ये अपना मीडियम चेंज करता है। तो मीडियम चेंज करने पर ये अपने पाथ से डेविएट होगा, ठीक है। ये अपने पाथ से डेविएट हुआ, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर यहाँ पे मैंने एक मिरर इंट्रोड्यूस किया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगेन ये मीडियम चेंज कर रहा है, तो मीडियम चेंज करेगा तो फिर से रिफ्रैक्ट होगा, डेविएट हो जाएगा अपने पाथ से, डेविएट हो जाता है। तो कई तरह से इस लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। और फाइनली मैं क्या करता हूं, इस लाइट को किसी मिरर पर नॉर्मली फॉल करा देता हूं, नॉर्मली। तो फाइनली अंत में जाकर के ये लाइट रे किसी मिरर पर नॉर्मली गिरता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा, जिस रास्ते आया था उस रास्ते ये वापस लौट जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करके हम लोग एक और तरह का रे डायग्राम हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। एक और तरह का रे जो है हम ढूंढ सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने रे आप लोग को बताया, ये ड्रॉ करने के लिए, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जरा सोचिए, यदि आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना पड़ता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना होता है, राइट। तो ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो रे मिला है, ये कन्वीनियंट है ड्रॉ करना, ठीक है। इसे ड्रॉ करना आसान है, इसमें जो है आपको नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी रे में यदि आप प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा दें तो एक और तरह का रे आपको मिल जाएगा। सोचिए, यदि हम यहाँ पर एक मिरर इंट्रोड्यूस कर दें ताकि ये रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर पर नॉर्मली गिरता, तब ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। और यदि ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा तो क्या आप कहेंगे, कोई रे जो फोकस से होकर के, प्रिंसिपल फोकस से होकर के कनकेव मिरर पर गिरता हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता हो, राइट। उसी तरीके से यदि यहाँ पर एक मिरर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि रिफ्लेक्टेड रे उस पर नॉर्मली पड़े, नॉर्मली गिरे, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। अब आप क्या कहेंगे, देखिए, तो ये जो पाथ है, ये जो रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, वो डायरेक्टेड था प्रिंसिपल फोकस की ओर। प्रिंसिपल फोकस की ओर पहुंच तो नहीं पाएगा क्योंकि बीच में मिरर है, लेकिन वो डायरेक्टेड था प्रिंसिपल फोकस की ओर। तो हम कहेंगे कि यदि कोई लाइट रे कन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाया करेगा, राइट। तो ये दो रेज जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर के लिए क्या बताया मैंने, कनकेव मिरर के लिए यदि कोई रे
इंसिडेंट होता हो, गिरता हो कनकेव मिरर पर उसके प्रिंसिपल फोकस से होकर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और कन्वेक्स मिरर के लिए यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड हो, यदि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस की ओर डायरेक्टेड हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो ये दूसरा तरह का रे आपने खोज निकाला। ओके, पहला रे आपने प्रिंसिपल फोकस के डिफिनीशन से ढूंढ निकाला। ओके, दूसरा रे आपने इसी में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को अप्लाई करके निकाला। ठीक है, अब तीसरा रे हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, इन सब के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तीसरा रे ये कनकेव मिरर, ये उसका पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिलाएंगे तो वो रेडियस होगा, और रेडियस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल होता है। ओके, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इसका मतलब यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पर पड़ता हो तो वो रे नॉर्मली फॉल कर रहा है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, इसलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। तो आप लोग याद रखेंगे, कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर यदि कोई रे पड़ता हो, उस पर स्ट्राइक करता हो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। और कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर में यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर यदि कोई रे डायरेक्टेड हो, ओके, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, क्योंकि ये भी जो है नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। ओके, तो तीन तरह का रेज आप लोगों ने देखा। अब चौथा में कुछ खास नहीं है, किसी तरह के डेफिनेशन से नहीं लिया गया है। चौथा में आप लोगों को ये बताया गया है कि आप यदि कोई दूसरा पॉइंट चाहते हैं तब आप यदि नॉर्मल ड्रॉ करना चाहेंगे तो नॉर्मल आप प्रिंसिपल एक्सिस को भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगला टाइप का रे आपको मिलेगा। ये कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस को ही आप नॉर्मल मान लीजिए और पोल पर आप लाइट रे को फॉल कराइए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इक्वल एंगल बना करके निकल जाता है इस तरीके से। कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को आप नॉर्मल मान लीजिए, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा ही होगा। ओके, तो ये चार तरह के रेज हैं जिनको आप लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और इनके हेल्प से हम लोग कनकेव मिरर के द्वारा अलग अलग पोजीशंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, मतलब उनके इमेज के लिए रे डायग्राम बनाएंगे। फिर कन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग पोजीशन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, कनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखे हों तो उनका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो टोटल केसेस मैंने बोर्ड पे डील किया, मैं एक एक करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए, मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए, तो आप लोग जानते हैं यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो तो वहां से सिर्फ पैरेलल रेज आते हैं। ठीक है, पैरेलल रेज जो है वो मिरर पे आकर पड़ते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कोई है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो, उससे पैरेलल रेज आते हैं और सारे रेज जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फोकस पर जो है रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा।
ठीक है, इमेज बना फोकस पर। कैसा बना? रियल और पॉइंट साइज का। ओके, अब सेकंड केस देखिए, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा गया है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया, कह सकते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया है। ओके, तब इमेज कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट सी के बाहर है और फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो देखिए, इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग इसके टॉप से दो रेज ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है। और सेकंड रे मैंने फोकस से ड्रॉ किया है, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं ड्रॉ करने के, ठीक है। तो मैंने 2 लिया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है, दूसरा प्रिंसिपल फोकस से होकर मिरर पे स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज, ये और ये, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसके टॉप का यानी ए का इमेज बनेगा, ठीक है। इसे आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा इमेज। ओके, बॉटम का इमेज मैंने बनाना उचित नहीं समझा, वो आप चाहें तो बना सकते हैं, इसका बी का भी इमेज, ओके, जो कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखिए ए डैश बी डैश इमेज मिला है, जो कि रिफ्लेक्टेड रेज के रियल इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए इमेज जो है वो रियल है। कहाँ पर बना ये बना सी और एफ के बीच में। इमेज कहाँ बना है? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच। कैसा बना? रियल इंटरसेक्शन से बना, इसलिए रियल है, और उल्टा नजर आ रहा है आपको, राइट। तो रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से छोटा बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखिए, यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसके इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है, जो कि फोकस से होकर के गुजरता है, और सेकंड रे मैंने फोकस से ड्रॉ किया है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये इंटरसेक्ट करते हैं और इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कैसा इमेज? रियल है, इन्वर्टेड है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उसी साइज का इमेज भी बनता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। इमेज फॉर्मेशन के लिए इसके टॉप से मैं 2 रेज ड्रॉ करता हूँ। पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है, और दूसरा प्रिंसिपल फोकस से, जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाता है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप का यानी कि ए का इमेज बनेगा, जिसे मैंने ए डैश से दिखाया है। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं, आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ये आपको दिखा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ये बहुत दूर नहीं बना है, ठीक है। कैसा बना इमेज? रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, जो कि आपको फिगर में क्लियर दिख रहा होगा। अब ऑब्जेक्ट को यदि प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाए, ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस है। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने 2 रेज ड्रॉ किया है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस पे जाता है, और दूसरा रे मैंने नॉर्मली फॉल कराया है कनकेव मिरर पर, ठीक है। नॉर्मली फॉल कराने का मतलब हुआ कि वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड जो लाइन है ना, यानी रेडियस के अलोंग जो है मैंने उसे इंसिडेंट कराया है, ठीक है। तो रेडियस के अलोंग जो रे इस पर इंसिडेंट होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है, और आप पाएंगे कि ये दोनों रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या यूं मान लीजिए कि इन्फिनिटी पर जाकर के जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो हम कहेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पर होगा। अब जितना दूर ये जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे, उतना दूर से जब आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाएंगे तो इमेज काफी बड़ा बनेगा। हाँ, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और काफी बड़ा इमेज होगा, राइट। अब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा है। ऑब्जेक्ट को ये पोल और ये प्रिंसिपल फोकस के बीच रखा गया है। पहला रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, जो कि प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है, और दूसरा रे मैंने नॉर्मली फॉल कराया मिरर पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगा इस पर, जो रेडियस के अलोंग जो लाइन होगा उसके अलोंग लिया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज जो है एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन मिरर के पीछे होगा। मिरर के पीछे इनका इंटरसेक्शन होता है, इमेज बना मिरर के पीछे,
कैसा बना, वर्चुअल, क्योंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं है। ओके, इंटरसेक्ट करते हुए ये अपीयर होता है, तो वर्चुअल इमेज बना, सीधा बना और ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। तो ये है अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखे हुए ऑब्जेक्ट का कनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, images of different objects placed at different positions by convex mirrors. Okay. कन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, इमेज कहाँ बनेगा? देखिए, कन्वेक्स मिरर के सामने दो ही मेनली पोजीशन हो सकता है, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस और एक फाइनाइट डिस्टेंस। क्योंकि कन्वेक्स मिरर के सामने एफ सी इस तरह के पॉइंट्स नहीं, वो सारे पॉइंट्स जो है वो मिरर के पीछे हैं, इसलिए जो है कनकेव मिरर की तरह इसमें टोटल 6 केसेस नहीं बनने वाले हैं, इसमें सिर्फ 2 केसेस बनेंगे। एक तब जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाएगा और एक तब जब ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाएगा। तो देखिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा अपीयर होता है कि वो रेज जो है फोकस से निकल रहे हैं, राइट। तो इमेज का फॉर्मेशन जो है फोकस पर होगा। इमेज बना आपका फोकस पर, कैसा बना? वर्चुअल बना और पॉइंट साइज का बना। ओके, नेक्स्ट, यदि ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा जाए, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया, इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं आदत के अनुसार 2 रेज ड्रॉ करता हूं। पहला रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलता हुआ अपीयर होता है। ये पहला रे है जो कि मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से निकलता है। ओके, दूसरा रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड लिया है, जो कि अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है। अब इन दोनों रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ है। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होते हैं। इमेज का फॉर्मेशन हुआ A' B', जो कि पोल और फोकस के बीच में है। कैसा बना इमेज? चूंकि रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वर्चुअल है और सीधा दिख रहा और छोटा दिख रहा। ओके, तो ये था आपका इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो आज के क्लास में आप लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के बारे में, हाँ, और री डायग्राम के हेल्प से सबका एक्सप्लेनेशन किया। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सब आप लोगों ने समझा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।